अणुवर्ती स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम लेखा शास्त्र के अंदर जो अपना चैप्टर है 5 उसे शुरुआत करेंगे आज। 5 नंबर चैप्टर है कंपनी। ठीक है, इस कंपनी के अंदर से एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक 1 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन तो आता है न्यूमेरिकल। ठीक है, 2 नंबर और 1 नंबर थ्योरी, 2 नंबर में कभी इंटरव्यू भी पूछ लेते हैं। बाकी 1 नंबर में डेफिनेशन या कोई छोटी परिभाषा इस तरह से कुछ पूछी जाती है। ठीक है, तो थ्योरी तो ज़्यादा आती नहीं है इस चैप्टर में से, केवल 2 नंबर और 1 नंबर की थ्योरी रहेगी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो 6 नंबर के रहते हैं। जो इस साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो डिबेंचर वाले क्वेश्चन आया था, उससे लास्ट ईयर भी डिबेंचर था और उससे पहले थे शेयर के। ठीक है, तो इस साल जो क्वेश्चन है वो शेयरों के लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। अब इसके अंदर जो कंपनी अकाउंट है उसके सबसे पहले तो जो परिभाषा दे रखी है, कंपनी का जो अधिनियम है वो 2013 है। ठीक है, इससे पहले जो अधिनियम था वो था 1956। यानी कंपनी का जो अधिनियम या परिभाषा है जो सभी 2013 के अंतर्गत आते। 1956 को परिवर्तन करके 2013 कंपनी अधिनियम लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो कंपनी की परिभाषा के अंदर क्या था? कंपनी अधिनियम 2013 2(20) के अंदर डेफिनेशन दे रखी है। इसमें लिख रखा है, इस अधिनियम या पूर्व किसी अधिनियम के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकृत यानी कंपनी तभी होगी जब कंपनी अधिनियम 2013 या कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत वो कंपनी पंजीकृत है, तभी कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी उसे माना जाएगा। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन दे रखी है उसमें हैने की। हैने ने कहा विधान द्वारा कृत्रिम, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति है, ठीक है, जिसका पृथक अस्तित्व है और अविच्छिन्न उत्तराधिकार है। और इसकी एक सार्वमुद्रा भी है। सार्वमुद्रा यानी कंपनी एक ऐसा व्यक्ति है जो विधान द्वारा, यानी जो अधिनियम है 1956 या 2013 उसके द्वारा एक निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। यानी एक ऐसा व्यक्ति है जो दिखाई देता नहीं है, लेकिन वो एक जो व्यापार है या जो कंपनी है वो एक निर्मित है। ठीक है, व्यक्तियों द्वारा बनाई गई या विधान द्वारा बनाई गई एक निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका एक अस्तित्व, अलग अस्तित्व होता है। यानी उसके स्वामियों और संचालकों के अलावा उसका एक अलग अस्तित्व होता है। अविच्छिन्न उत्तराधिकार यानी उसका जो उत्तराधिकार है वो कभी समाप्त नहीं होता है और उसकी एक निश्चित सार्वमुद्रा भी होती है। ठीक है, ये दे रखा है। इसके बाद में आपको जो दे रखी है विशेषताएं, उसके अंदर देखो, आपने अगर ये दोनों याद कर लिए, परिभाषा कंपनी अधिनियम और 2013 की 2(20) के अनुसार परिभाषा और हैने की परिभाषा, तो जिस इसकी विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं भी इन दोनों में से आप लिख सकते हैं। यानी जो पहली विशेषता हो गई, इस अधिनियम या पूर्व में किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए, एक विशेषता। ठीक है, दूसरी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती है। दूसरी, इसका एक पृथक अस्तित्व भी होता है। ठीक है, इसका अविच्छिन्न उत्तराधिकार रहता है और इसकी एक सार्वमुद्रा होती है। यानी ये 2 परिभाषा याद करने के बाद में आप विशेषताएं, 5 विशेषताएं इसकी लिख सकते हैं। उसके बाद दे रखे हैं जो कंपनी है उसके प्रकार। तो आपके बुक के अंदर जो कंपनी के प्रकार 3 तरह के दे रखे हैं।
इसको आप जब पढ़ो तो उसको तुलनात्मक पढ़ना चाहिए, जिससे कि वो तीनों याद करने में इजी रहे। कंपनी तीन तरह की होती है, देखो, एक तो निजी, ठीक है, पहली तो लिख दो आप एकल व्यक्ति, एक व्यक्ति वाली या एकल व्यक्ति, एक व्यक्ति कंपनी, ठीक है। दूसरी हो गई निजी कंपनी, तीसरी हो गई सार्वजनिक कंपनी, ठीक है। पहले देखो इनको अंग्रेजी में वन पर्सन कंपनी, जिसे ओपीसी भी कहते हैं, ठीक है। निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी, सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी। अब इसके अंदर सबसे पहले तो याद आपको ये रखना है, इसमें धारा कौन सी लगती है। देखो तीनों की धारा अंडर सेक्शन ये इसमें लगती है 262, ठीक है, इसमें 268 और इसमें 271। अब बात आती है सदस्यों की, तो इसके अंदर तो एक व्यक्ति कंपनी है, यानी एक ही सदस्य रहता है इसके अंदर, तो इसमें सदस्य संख्या रहती है 1। निजी कंपनी के अंदर 2 से लगाकर 200 तक, और सार्वजनिक कंपनी में 2 से अधिक, 7 से अधिक। अब पूंजी में इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि पूंजी कोई भी हो सकती है, छोटा व्यापार भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो इसमें पूंजी के लिए कोई बाध्यता नहीं, कितनी भी हो सकती है। निजी कंपनी के अंदर मिनिमम 1 लाख होने ज़रूरी है, 1 लाख रुपए से अधिक, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी में 5 लाख से अधिक होने चाहिए जो कि पूंजी है। अब एक जो है वो ये इसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है और सार्वजनिक कंपनी के अंदर केवल लिमिटेड लिखा जाता है और इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाता। तो ये देखो 3 तरह की आपके अंदर आपकी किताब के अंदर दे रखी है, एक व्यक्ति वाली कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। अब इनमें तुलनात्मक देखें तो याद करने में इजी तो तुलनात्मक ही रहता है, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। उसके बाद में अंडर सेक्शन है इसका 262, निजी का 268 और सार्वजनिक का 271। सदस्यों की संख्या, एक व्यक्ति वाली कंपनी है तो इसमें एक ही सदस्य रहता है और उसी का स्वामित्व रहता है, ठीक है। निजी कंपनी में मिनिमम 2 से 200 और सार्वजनिक में 7 से अधिक सदस्य होने चाहिए। कैपिटल के अंदर एक व्यक्ति वाली जो कंपनी है उसके अंदर कैपिटल के लिए कोई निश्चित तय नहीं है। निजी कंपनी में मिनिमम 1 लाख रुपए होने चाहिए और सार्वजनिक कंपनी के अंदर 5 लाख रुपए कम से कम रहने चाहिए। उसके बाद में जो निजी कंपनी है उसके अंदर जो उसका जो नाम होता है कंपनी का, उसके अंत के अंदर प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में लिमिटेड ही लिखा जाता है। तो ये थे आपके जो कंपनी है उसके 3 प्रकार। अब बात करते हैं समता अंशों के प्रकारों की, अंशों के प्रकारों की। मेनली अंश 2 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है समता अंशों के प्रकार, समतांश, ठीक है। दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। समतांश को कहते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो समतांश कौन से होते हैं, यानी सर्वाधिक जो कंपनी है सर्वाधिक निर्गमित करती है इनको। एक तो होते हैं ये सर्वाधिक निर्गमित, जो कंपनी के अंश पूंजी है उसमें सर्वाधिक निर्गमित होने वाले शेयर कौन से होते हैं, समतांश।
समतांश धारक ही वास्तविक स्वामी होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको मत देने का अधिकार है। तो समतांश केवल एक ही प्रकार का होता है, समतांश जो सर्वाधिक निर्गमित किया जाता है, और जो कंपनी के स्वामी है वास्तविक स्वामी होते हैं ये। और इन क्यों होते हैं? क्योंकि इनको मताधिकार का प्राप्त है। इनको जो अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर, इक्विटी के जो शेयर होल्डर होते हैं, ये जोखिम यानी रिस्क और इनाम के हकदार होते हैं, यानी इनके पास जोखिम भी ज़्यादा रहती है और लाभांश भी इनको अधिकतम प्राप्त रहता है। ये तो थे समतांश के बारे में। अब जो पूर्वाधिकार अंश दे रखे हैं, पूर्वाधिकार अंश टोटल 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार में जो पूर्वाधिकार अंश है, पूर्वाधिकार अंश वो टोटल कितने हैं? 8। पहला दे रखा है आपके असंचयी पूर्वाधिकार। ठीक है, और एक दे रखा है आपके संचयी पूर्वाधिकार। संचयी पूर्वाधिकार अंशों में क्या होता है? जो कंपनी का लाभांश है, बकाया लाभांश है, वो अगले वर्ष दिया जा सकता है। ठीक है, संचय में उसका जो लाभांश है वो संचित रहता है और वो अगले साल उस लाभांश को दिया जा सकता है। ठीक है, अब तो असंचयी उसके अंदर लाभांश नहीं दिया जाता। असंचय के अंदर अगर अगले साल, इस साल जो लाभांश नहीं दे पाए तो वो संचित नहीं रहता और वो अगले साल में वो नहीं दिया जाता है। बकाया लाभांश अगले वर्ष प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, असंचय में यह अधिकार नहीं होता है। अवशिष्ट भागी, अवशिष्ट भागी कौन से होते हैं? समतांशों के लाभांश के पश्चात बचे लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार यानी समतांशों को लाभांश देने के बाद भी अगर कोई लाभ बच रहे हैं तो उन लाभ, उसमें से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार अवशिष्ट भागी को रहता है। चौथा आता है अनावशिष्ट भागी, नॉन पार्टिसिपेट, अनावशिष्ट भागी। इसके अंदर ये लाभांश का अधिकार, हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहता है। 5वां है परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश और 6ठा है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशों को समतांशों में परिवर्तन किया जा सकता है। समतांशों में परिवर्तन, समतांशों में परिवर्तन, जबकि अपरिवर्तन को तो अपरिवर्तन ही, यानी उनको अंशों में, अन्य अंशों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं। ठीक है, 7 नंबर है शोधनीय, रिडीमेबल, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। और 8 नंबर पर है अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों के लिए शोधन की एक निश्चित, शोधन की निश्चित तिथि तय होती है, निश्चित डेट तय रहती है, उसके अंदर इनका शोधन करना पड़ता है। उसके अशोधनीय है, उसके अंदर
उनकी एक तिथि निश्चित नहीं रहती और ये केवल समापन के समय ही इनका रिडम्पशन होता है, समापन पे ही शोधन या रिडम्पशन। देखो 8 प्रकार दे रखे हैं। यही प्रकार आपको डिबेंचर में मिलेंगे, 8 ही तरह के डिबेंचर के प्रकार है। संचयी पूर्वाधिकार और संचयी पूर्वाधिकार। संचयी पूर्वाधिकार बकाया लाभांश को अगले वर्ष प्राप्त करने का अधिकार रहता है, ठीक है, और असंचयी के अंदर लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहता है, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव, ठीक है। पार्टी और अवशिष्ट भागी पार्टिसिपेटिंग, इसके अंदर समतांशों के लाभांश के पश्चात, अगर समतांशों को लाभांश दे दिया उसके पश्चात भी अगर लाभ रहते हैं तो उनमें अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंशों को लाभ प्राप्त करने का अधिकार रहता है, और अनावशिष्ट भागी में यह अधिकार नहीं रहता। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार जिन्हें समतांशों में परिवर्तन किया जा सकता है, और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश जिन्हें अन्य में किसी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, शोधन निश्चित डेट, यानी इसकी शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों की एक निश्चित तिथि तय रहती है शोधन की, और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश इनका शोधन केवल और केवल समापन के समय ही किया जाता है। अब प्रेफरेंस शेयर की 2 मेन क्या हुई, एक तो देखो, एक तो ये हुआ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार, लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार, ठीक है। दूसरा हो गया समापन के समय समतांश धारियों से पहले पूंजी प्राप्त करने का अधिकार, पूंजी प्राप्त करने का अधिकार। यानी इसके 2 जो मेन मुख्य अधिकार है, जो एक तो क्या है लाभांश प्राप्त करने, यानी पूर्व अधिकार है, इनको सबसे पहले अधिकार है कोई भी लाभांश प्राप्त करने का। दूसरा जो समतांशधारी है उससे पहले उसे पूंजी प्राप्त होगी, कंपनी सबसे पहले पूंजी लौटाएगी पूर्वाधिकार अंशधारकों के लिए, अंशधारकों को। उसके बाद में आता है आपके जो कैपिटल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। कैपिटल के लिए 2013 अधिनियम की अनुसूची 3 के अंदर बताया, ठीक है। सबसे पहले आती है अधिकृत पूंजी, अंग्रेजी में कहते हैं इसे ऑथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी के पार्षद सीमा नियमों के अधीन, सीमा नियम के अधीन अधिकृत पूंजी, ठीक है। 2 आती है निर्गमित पूंजी, इश्यूड कैपिटल। कंपनी द्वारा समय पर निर्गमित की जाने वाली पूंजी, ठीक है। 3 नंबर होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी अभिदत्त पूंजी। अभिदत्त ये प्रार्थित पूंजी भी कह सकते हैं। कंपनी के सदस्यों द्वारा प्रार्थित की गई पूंजी। देखो ये मेन 3 कैपिटल होती है, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी और अभिदत्त पूंजी, ऑथोराइज्ड, इश्यूड और सब्सक्राइब।
अथोराइज्ड वह पूंजी होती है जो कंपनी अपने पार्षद सीमा नियमों के अधीन अधिकृत पूंजी बताती है, ठीक है। और निर्गमित पूंजी वह पूंजी होती है जो कंपनी द्वारा समय समय पर निर्गमित की जाती है। और अभिदत्त पूंजी यानी जो सब्सक्राइब कैपिटल है, निर्गमित कंपनी के सदस्यों द्वारा प्रार्थित की गई पूंजी। यानी जो देखो अधिकृत पूंजी ये वो होती है, जैसे आप कंपनी ने 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर 10 रुपये वाले अपने पार्षद सीमा नियमों के अधीन लिख रखे, यानी वह अपने कंपनी के अंदर 1 लाख शेयरों को 10 रुपये से इशू कर सकती है, ठीक है। उसने निर्गमित, अब ज़रूरी नहीं है कि ये 1 लाख पूरे के पूरे हुआ निर्गमित करे एक समय पे, यानी वो टुकड़ों में भी कर सकती है। मान लो उसने 1 लाख में से 50,000 निर्गमित किए 10 रुपये वाले, तो ये उसकी इशूड कैपिटल हो गई, यानी 50,000। अब बात आती है अभिदत्त। अब इन 50,000 में से अभिदत्त कितने, यानी सदस्यों, ये जो शेयर धारक है उनके द्वारा कितने गए, मांगे कितने गए। अब इसमें भी 2-3 तरीके से हो सकते हैं, यानी एक तो जैसे 50,000 कंपनी इश्यू कर रही है 10 रुपये वाले, तो 50,000 ही मांगे जा सकते हैं, एक कंडीशन तो ये आती है। दूसरी कंडीशन ये आती है 50,000 में से न्यून अभिदान हो जाए, 40,000 मांगे जाए, तो ये सेकंड कंडीशन रहती है। तीसरी कंडीशन आती है 50,000 निर्गमित शेयर है लेकिन उसके 60,000 शेयरों के लिए आवेदन आ गए, तो ये जो आए ये निर्गमित पूंजी का ही हिस्सा है, लेकिन ये अभिदत्त पूंजी। अब मान लो कि 50,000 गुणा 10 है, यानी 5 लाख के इश्यू किए और 5 लाख के ही प्राप्त हो गए, तो ये निर्गमित और अभिदत्त पूंजी दोनों समान रह जाती है यहाँ पे। उसके बाद में आता है न्यून अभिदान। न्यून अभिदान में जो निर्गमित शेयर है उससे कम अभिदत्त हुए हैं, यानी प्रार्थित हो रहे हैं, सब्सक्राइब्ड, तो वो क्वेश्चन है फिर पूरा का पूरा आ जाए न्यून अभिदान पे, ठीक है। अगर अधि अभिदान है तो उसके अंदर जो प्रथम प्रविष्टि होगी उसके अंदर तो ये पूरी 60,000 से होगी, उसके बाद में जो उसका एडजस्टमेंट सेकेंड एंट्री में करते हुए इशूड कैपिटल से आगे पूरा क्वेश्चन करते हैं। अब जो नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। चार नंबर दे रखा है आपके कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी। पेड अप कैपिटल, और एक लास्ट है रिजर्व कैपिटल। मांगी गई पूंजी वो होती है जिसे भुगतान के लिए मांगा जा चुका है, भुगतान के लिए मांगा जा चुका है। पेड अप कैपिटल वो होती है जिसका भुगतान मांगी गई पूंजी में से भुगतान प्राप्त हो गया। और रिजर्व कैपिटल रिजर्व कैपिटल वो होती है जो समापन के समय एक निश्चित नियमों या निश्चित प्रलय के अनुसार उसको समापन के समय ही मांगने का अधिकार होता है। अब उसके बाद में ये आता है देखो कॉल्ड अप कैपिटल जिसे भुगतान के लिए मांगा जा चुका है, यानी जो कैपिटल मांगी जा चुकी है वो कॉल्ड अप होगी। पेड अप कैपिटल जिसका जितना भुगतान हो चुका है वो पेड अप कैपिटल, और रिजर्व कैपिटल वो होगी जो समापन के समय मांगने का अधिकार के लिए एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा नया मांगी गई पूंजी में से कुछ पूंजी विशेष प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव में रखकर उसे भविष्य में या समापन के समय मांगने का अधिकार होता है। अब एक दो छोटी छोटी बातें और आती है इसके अंदर, एक तो कॉल्स इन एरियर और एक कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर और दूसरा है कॉल्स इन एडवांस, यानी बकाया और अग्रिम।
बकाया कौन मांगी गई पूंजी में से जो पूंजी प्राप्त नहीं हुई है वो बकाया रहती है। जो मांगी गई पूंजी है, मांगी गई पूंजी में से प्राप्त नहीं, ठीक है। और कॉल्स इन एरियर होता है नया मांगी गई पूंजी से, यानी वो जो पूंजी मांगी ही नहीं गई है उसमें से प्राप्त हो गई, नया मांगी गई पूंजी में से प्राप्त। यानी जो पेड पूंजी जो मांग ली गई है उसमें से किसी ने नहीं दिए हैं तो वो कॉल्स इन एरियर के अंतर्गत आते हैं। और जो पूंजी अभी तक मांगी नहीं है और शेयरधारकों ने एडवांस में दे दिए तो वो नए मांगी गई पूंजी में से पहले प्राप्त हो गए तो वो कॉल्स इन एडवांस आते हैं। अब इसके अंदर एक सारणी एफ लागू होती है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसका सारणी एफ के अनुसार इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट अगर बकाया है तो उसको शेयरधारकों को 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर किसी ने एडवांस में दिया है तो कंपनी उसे 12% की दर से ब्याज देगी। यानी याद रखना ये है कि ले कम रही है और दे ज़्यादा रही है ब्याज। ले तो कॉल्स बकाया पर 10% ब्याज ले रही है और कॉल्स इन एडवांस पर 12% ब्याज दे रही है, ठीक है। तो अब जो कल का वीडियो होगा उसके अंदर जो शेयरों के परचेज कंसिडरेशन के क्वेश्चन है वो होंगे।